हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्रॉनिकल का जो है तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले दो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम बारीकी से देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखेंगे। उसके बाद जो आपका आता है पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, उसको देखेंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर अगला अगला आता है करंट अफेयर्स का रिपोर्ट और सूचकांक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, यहाँ से क्वेश्चन एक से पूछेगा। उसके बाद आपका है योजना से क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है BFSI जो है बैंकिंग फाइनेंस सेवा एवं बीमा। उसके बाद आपका सार संक्षेप आता है और कुछ सैन्य अभ्यास ऑपरेशन जो हुआ है उसके विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। और लास्ट में आपका खेल। इतना हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें है DRDO द्वारा जोराव लाइट टैंक का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO और निजी क्षेत्र कंफर्म जो है द्वारा संयुक्त रूप से लाइट टैंक जोरावर का विकास करेंगे हम लोग। इसके बाद दूसरा इसमें टैंक चीन की सीमा के पास ऊंचाई वाले पहाड़ों में टेस्टिंग के लिए तैयार है। इस टैंक का परीक्षण जो है 2023 के अंत तक शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो विशेष रूप से चीन के साथ चल रहे गतिरोध को लक्षित करते हुए पर्वतीय सीमा क्षेत्रों में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। यही इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद दूसरा है इसमें NBS जो है 01 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। ये क्या है? तो नेविगेशन सैटेलाइट है 01 या NBS 01 एक उन्नत उपग्रह है जिसे 29 मई 2023 को इसरो द्वारा, किसके द्वारा? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके 2016 में लॉन्च किए गए INSS-1G उपग्रह रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। 12 वर्षों के मिशन जीवन के साथ NBS-01 उपग्रह का लक्ष्य उन्नत तकनीकों और क्षमताओं को शामिल करके मौजूदा नेविगेशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इसके बाद अगला है IDRON मतलब पहले के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैग की डिलीवरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट पूछेगा कि IDRON जो है पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का सफल परीक्षण किसने किया था? IMCR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इतने इम्पोर्टेंट है इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण और आदिवासियों क्षेत्रों में रक्त आधार या आधान सेवाओं को चुनौती का समाधान करना है, जहां रक्त बैंकों और परिवहन सुविधाओं तक पहुंचना सीमित है। प्रोजेक्ट 65 पे क्या है? 65 प्रोजेक्ट 75 क्या है? तो बाघ सीट का सफल परीक्षण किया गया है। ये बाघ सीट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट 75 की छठी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण 18 मई 2023 को किया गया था। पनडुब्बी जो है 20 अप्रैल 2022 के मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL जो है कान्होजी आंगे वेट बेसिन से समुद्र में उतारा गया था। बाक्सी जो है पनडुब्बी को परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। पनडुब्बी बागसीर को 20 अप्रैल 2022 को मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के कान्होजी आगे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। अगला इसमें जूनेटिक रोगों के लिए विश्व बैंक ने $82 मिलियन दिया। किसको? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने पशु स्वास्थ्य
प्रबंधन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $82 मिलियन के ऋण को मंजूरी देती है। इसके बाद आपका तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, आईएनएस गरुड़ की सेवा के लिए 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। आईएनएस गरुड़ कहाँ है? कोची केरल में स्थित है। कहाँ पर? कोची। ये पूछेगा कि आईएनएस गरुड़ की सेवा के लिए 70 वर्ष पूरा हो गया, ये कहाँ पर है? तो आईएनएस जो है कोची मतलब कहाँ पड़ता है? केरल में स्थित है। दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख नौसेना वायु स्टेशन हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अपनी उल्लेखनीय 70 वर्षों की सेवा को चिन्हित किया है। एक समृद्ध इतिहास और नौसैनिक उड्डयन में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ आईएनएस गरुड़ भारत में नौसैनिक उड्डयन के पालने के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखा गया है। यह 11 मई 1953 को आईएनएस गरुड़ को औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है और भारत का सबसे पुराना नौसेना वायु स्टेशन बन गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना नौसेना वायु स्टेशन कौन सा है? तो है आपका आईएनएस गरुड़ को बनाए। अगला क्वेश्चन है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। भारत ई मार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो इंडिया पोस्ट ने संभा भारत स्मार्ट नामक पोर्टल के संचालन की सुविधा के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT जो है और गुप्ता टेक्नोलॉजी के साथ 9 मई 2023 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अब इसमें पूछेगा इसका मेन कैम कहाँ है? तो भारत ई मार्ट पोर्टल भारत में छोटे व्यापारियों को बहुत आवश्यक लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करेगा जिसके उनके व्यवसाय और रोजगार के अवसर हैं। इसके बाद आपका इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 मई 2023 को अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिसके प्रयोग भविष्य में प्रक्षेपण यानों में होगा। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRO में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मध्यवर्ती विन्यास पर पहला एकीकृत परीक्षण किया है। आगे आपका गोजाती वायरल डायरिया वायरस प्रतिरोध बछड़ा किया है। जब वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोजाती वायरल डायरिया वायरस मतलब BDV के प्रतिरोध के साथ पहला चीन संपादित बछड़ा बनाया गया है। यह विकास अमेरिका की कृषि अनुसंधान सेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन, यूनिवर्सिटी ऑफ कंटकी और एक्सलेंजन एंड रिकाबिनेटिक्स के सहयोग से किया गया। इसके बाद स्वदेशी EDC 151 का पहला सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना 27 अप्रैल 2023 को गोवा के तट से IPL 38 HD विमान से HD 150 का सफल परीक्षण किया गया है। और ADC 150 जो परीक्षण का उद्देश्य समुद्र तट से 2000 किमी से अधिक दूर संकट में जहाजों की इंजीनियरिंग स्टोर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना है। विश्व की पहली RACV वैक्सीन को स्वीकृति है। अमेरिका के खाद्य औषधि प्रशासन ने 3 मई 2023 को विश्व की पहली रेस्पिरेटरी सिंक्रेटिकल वायरल RCV की वयस्कों के लिए बनाई गई वैक्सीन को स्वीकृति दे रही है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों से इस वैक्सीन को मंजूरी मिलना बाकी है। फिर अगला जो चैप्टर आपका है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसमें क्या है देखिए इम्पोर्टेंट, ये भी एग्जाम के लिए। बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये असम में है। क्यों चर्चा में आया? अभी तो सरकार वर्तमान में जंगली जानवरों के लिए काजीरंगा से बुरा चिपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के माध्यम से औरंग राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारंपरिक मार्ग खोला जाना प्रस्तावित किया गया था। यह अभ्यारण्य जो है
44.06 किलोमीटर की क्षेत्र में है। ये बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है असम के सोनीपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। इसमें कौन से जानवर रहते हैं, तो यह अभ्यारण्य एक सींग वाला गैड़ा, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंस, हांग, हिरण, जंगली सुअर, लुप्त प्राय बंगाल फ्लोरिकीन, ब्लैक नेक्ड स्टार्क, मैलार्ड, ओपन बिल स्टार्क टील और हिसलिंग डक का पास आवासित है। दूसरा इसमें है प्लास्टिक प्रदूषण में कमी हेतु यूएनईपी का रोड मैप भी तैयार किया गया है। इसमें जो है जो जारी करता है यूएनईपी, यह रिपोर्ट विश्व भर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अपनाने में महत्वपूर्ण जोर देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% तक कम करना संभव है। यह रिपोर्ट प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। इस दृष्टिकोण में 3 प्रमुख बाजार बदलाव शामिल हैं। इन उपयोग, रिसाइकल, पुनः उन्मुख और विविधीकरण है। अगला है पीटरसनबर्ग जलवायु संवाद क्या है 2023, तो जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 को बर्लिन में आयोजित किया गया है। इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन COP28 की मेजबानी कर रहे हैं। मुख्य बिंदु क्या है, इस सम्मेलन में COP28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों की मंत्रियों को एक साथ लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महामारी जीवाश्म ईंधन की आदत को छोड़ने और प्रत्येक क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता पर बल दिया है। COP28 के अध्यक्ष ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और उसके बाद वर्ष 2040 तक 2 गुना करने का आह्वान किया है। वर्ष 2023 ग्लोबल स्टॉकटेक का वर्ष जो है, जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रयास में पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों या उद्देश्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाए। इसका उद्देश्य क्या है, तो पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है। पीटर्सबर्ग जो है जलवायु संवाद क्या है, तो पीटर्सबर्ग जो है जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कौन अभी मिली है, तो मिजोरम में एक उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति का पता चला है। इस प्रजाति का नाम है गेक्को मिजोरेमेंसिस। तो देखिए मिजोरेमेंसिस से आप लोग मिजोरम को याद कर सकते हैं। गेक्को है, एक पूर्वोत्तर राज्य के नाम पर नई प्रजाति का नाम गेको मिजोरामेंसिस रखा गया है। गाइडिंग गेको प्रजाति के शोध के निष्कर्षों का विवरण देने वाला अध्ययन हेपेटोलॉजी पर एक प्रसिद्ध जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। जो है ये उड़ने वाले पैराशूट या ग्लाइडिंग जेकार्स गेको जीनस के टाइकोजून नामक एक उपप्रजाति है। उनकी विश्व भर में 13 प्रजातियां हैं और वे दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। पूरे विश्व में पाए जाने वाली प्रजातियों में से केवल एक प्रजाति पाइचोजून लियोनोड या चिकनी समर्थित ग्लाइडिंग गेको मिजोरम में पाई जाती है। महासागरों की तुलना में भूमि पर अधिक बढ़ा तापमान। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार
भूमि पर वार्षिक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक समय से 1.59 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। इसके विपरीत महासागर लगभग 0.88 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गए हैं। विश्व का वार्षिक औसत तापमान जो है 1850 से 1900 की अवधि के औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसका रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की तुलना में भारत में तापमान में कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एरोसोल का प्रभाव क्या है? एरोसोल क्या है, थोड़ा इसके विषय में जान लीजिए। तो एरोसोल जो है वातावरण में निलंबित सभी प्रकार के कणों और संदर्भित करता है। इन कणों में स्थानीय तापमान को कई तरह से प्रभावित करने की क्षमता होती है। इनमें से कई सूरज की रोशनी को वापस बिखरे देते हैं, जिससे जमीन द्वारा कम गर्मी अवशोषित की जाती है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए डब्ल्यूएमओ के ग्लोबल टैंकर क्या है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस जीएचजी निगरानी पहल को मंजूरी दे दी है। इन पहल का उद्देश्य जो है वातावरण में लगातार बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के स्तर पर निगरानी रखना है। यह पहल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसी गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का समर्थन करती है। नव स्थापित ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस वाच अवलोकन प्रणाली मॉडलिंग क्षमताओं डेटा समावेशन को एकीकृत करता है। डब्ल्यूएमओ क्या है? तो 193 सदस्यों का सर्वसम्मत समर्थन ग्रीनहाउस गैस निगरानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह पहल जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के लिए वैज्ञानिक आधार को मजबूत करता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाए ध्यान शिविर का आयोजन जो है मेरी लाइफ ऐप क्या है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तक जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यों को उत्प्रेरित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ या माय लाइफ की शुरुआत की गई है। यह ऐप जो है लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जिसकी परिकल्पना COP 26 मतलब COP 26 में पीएम ने की थी, जिसमें नामझम नासमझ और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय है। इसके बाद आता है अगला आपका सूचकांक या रिपोर्ट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आयोग हर साल पूछता है, या तो समीक्षा पेपर हो या तो यूपीपीसीएस का, तो इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से सूचकांक और रिपोर्ट क्या है इसका देख लीजिएगा। ये सुपर कंप्यूटर इरावत क्या है? इम्पोर्टेंट है इरावत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए। CD-DAC पूरे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुपर कंप्यूटर मतलब इरावत को विश्व में वरीयता क्रम में 75वें स्थान पर रखा गया है। ये जर्मनी में 23 मई 2023 को हुए 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची की घोषणा की गई है। इरावत में मौसम की भविष्यवाणी, दवा की खोज, जलवायु मॉडलिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। इरावत एक 130 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है जो AI, ML और बड़े डेटा कार्यों के लिए गणना प्रदान करने के लिए केंद्रित है। रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट क्या है? The Race to Net Zero Report Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश देश जो है चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक
आपदाओं का सामना करने के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार है। एशिया प्रशांत क्षेत्र विश्व के आधे से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। हैदराबाद हवाई अड्डा। ये विमान विश्लेषणात्मक फर्म सीरियम द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्च 2023 के महीने के लिए 90.43% ऑन टाइम प्रदर्शन दर्ज किया गया है। हैदराबाद हवाई अड्डा जो है वैश्विक हवाई अड्डे को और बड़े हवाई अड्डे दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर था। इसके बाद आता है आपका आरबीआई द्वारा प्रकाशित मुद्रा और वित्त रिपोर्ट। आरबीआई द्वारा प्रकाशित वित्त रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 मई 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक रिपोर्ट मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत को 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, जिसके लिए सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता में सालाना लगभग 5% की कमी करना है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इसमें क्या है? द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कातांतर ने 4 मई 2023 को देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। अधिकांश भारतीय आबादी करीब 52% वर्ष 2022 में कम से कम महीने में एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में आई है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका तो रोनाल्डो विश्व में सर्वाधिक कमाई वाले देश बन गए। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। फोर्ब्स ऑन फील्ड कमाई में आंकड़ों में 1 मई 2022 और 1 मई 2023 के बीच अर्जित सभी पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस शामिल है। देखिए विश्व के 10 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ी कौन से, जिसे फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, 136 मिलियन। फिर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के 130 इनका है। फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के 120 मिलियन। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसमें टोटल 180 देशों में से 161वें भारत स्थान पर है। ये इम्पोर्टेंट आप लोग कि भारत कौन स्थान पर? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट। इसमें क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों के साथ व्यवहार के लिए संतोषजनक माने जाने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऐसी संख्या भी है जहां स्थिति बहुत गंभीर भी है। जैसे देखिए यहाँ नॉर्वे जो है रैंकिंग में पहले स्थान पर है, उसके बाद आयरलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, सबसे नीचे उत्तर कोरिया है। इसमें भारत का चौथा स्थान है। तो इंडिया का इसमें स्थान आपका 161 में। कुल टोटल कितने हैं? 180 देश हैं। इसके बाद रोजगार की भविष्य रिपोर्ट WEF जो है ये भारतीय रोजगार बाजार में अगले 5 वर्षों में रोजगार में बदलाव की दर 22% रहने का अनुमान है। एक नए अध्ययन में बताया गया है कि इसमें कृत्रिम मेधा, AI, मशीन लर्निंग और डेटा खंड शीर्ष पर रहेंगे। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु, योजना और एवं कार्यक्रम क्या है? शिक्षा कार्यक्रम जो है पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च की गई है। शिक्षा कार्यक्रम में पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 12 मई 2023 को
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी लॉन्च किया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 क्या है? इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020-21-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था कि यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इसके बाद आपका एडवांस एथॉराइजेशन स्कीम क्या है? तो विदेश व्यापार नीति एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उद्देश्य आप लोग देख लीजिए क्या है। निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक आयोजित कच्चे माल पर शुल्क छूट प्रदान करने के लिए वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना है। इसके बाद कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना क्या है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित कर रहा है। 11 मई 2023 को नई दिल्ली में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन क्रेडिटेड कार्बन वेरीफायर्स एंड ICM का आयोजन किया गया है। यह वर्तमान में भारत में एक ऊर्जा बचत आधारित बाजार तंत्र है और नई अवतार योजना एक बढ़े हुए दायरे के साथ ऊर्जा संक्रमण प्रयासों को बढ़ाएगी जो संभावित ऊर्जा क्षेत्रों को कवर करेगी। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड CIL अपने कॉर्पोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहले के हिस्से के रूप में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना पहल का समर्थन कर रहा है। योजना और कार्यक्रम क्या है? उसके बाद अटल पेंशन योजना में नामांकन 5.20 करोड़ से अधिक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अटल पेंशन योजना AVI के तहत कुल नामांकन 31 मार्च 2023 तक 5 करोड़ 20 लाख के आंकड़ों को पार किया गया है। इसमें झारखंड राज्य जो ग्रामीण बैंक संदर्भ, कोंकण ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने प्रति शाखा 160 से अधिक APY खाते खोले गए। जन सुरक्षा योजनाओं के 8 वर्ष पूरे हैं। केंद्र सरकार की 3 प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के रूप में हाल ही में 8 वर्ष पूरी किए गए हैं। इसके बाद आपका आता है डिजिटल लेन देन हेतु समर्थ अभियान क्या है? समर्थ अभियान डिजिटल के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 25 मई 2023 को लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी का मातृत्व महोत्सव के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यह अभियान 1 फरवरी 2023 से शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहेगा। अटल भूजल योजना संचालन समिति की चौथी बैठक क्या है? तो अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की चौथी बैठक 26 मई 2023 को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा आयोजित की गई है। अटल भूजल योजना जो अटल जल अप्रैल 2020 से 7 राज्यों को, गुजरात हो गया इसमें, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। अटल भूजल योजना क्या है? तो भूजल की कमी की लगातार बढ़ती समस्याओं को स्वीकार करने और रोकने के लिए भारत सरकार ने 2018 में विश्व बैंक से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद दिसंबर 2019 में अटल भूजल योजना ABY की शुरुआत की गई। इसे जल जीवन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है।
स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 73% परियोजनाएं पूरी हो गई है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 23 मई 2023 को घोषणा की है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवंटित धन का 90% से अधिक उपयोग किया जा रहा है और 73% परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर शासन और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके बाद आपका आता है अगला BFSI, जो है बैंकिंग, फाइनेंस सेवा और बीमा। इसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड से विदेशी में 7 लाख रुपए तक TCS फ्री किया गया है। ये क्या, तो वित्त मंत्रालय ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को जरिए विदेश में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक के खर्च पर स्रोत पर संग्रह TCS की फी करने की घोषणा की गई है। ये वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान 7 लाख रुपए तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेशों में खर्च करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिक्योरिटी बाइंड्स एंड संशोधनों के साथ वित्तीय सुरक्षा बदलाव। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल ही में सिक्योरिटी बाइंड्स के लिए मानदंडों में छूट की घोषणा की गई है। इन नियामकी बदलावों का उद्देश्य जमानत बीमा बाजार का विस्तार करना और ऐसे उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करना है। इसके बाद आपका आता है UBS ग्रुप के साथ क्रेडिट स्विस ग्रुप के विलय की मंजूरी दे दी गई है। ये क्या है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने 18 मई को UBS ग्रुप AG के साथ क्रेडिट स्विस ग्रुप AG की प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है और विश्व स्तर पर सक्रिय है। UBS के व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश, बैंकिंग सेवाएं और खुदरा कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल है। इसमें पेटीएम का SBI कार्ड लॉन्च किया गया है। पेटीएम की मूल कंपनी 1197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने 18 मई 2023 को रुपे नेटवर्क पर पेटीएम SBI को कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI क्या है ये? इसका स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा की गई थी। NPCI के द्वारा कई उत्पाद जैसे भीम ऐप, रुपे कार्ड और IMPS लॉन्च किए गए हैं। HDFC म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला रक्षा कोष लॉन्च किया है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने 16 मई 2023 को रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित देश का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। बैंकिंग, फाइनेंस सेवा और बीमा। इसके बाद आता है जोमेटो ने जोमेटो UPI लॉन्च किया है। ये क्या है, तो फूड एंड ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी करके जोमेटो UPI नामक अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लॉन्च करेगी। जोमेटो UPI पेश करके कंपनी का लक्ष्य कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर अपनी निर्भरता को कम करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू की गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वीजा प्रणाली शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक पेपर आधारित प्रक्रिया की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए टर्न अराउंड समय को कम करना है। इसके बाद आपका आता है बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, तो SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III द्वारा की गई थी।
एचडीएफसी बैंक का विशेष खुदरा बैंक पहल क्या है? तो यह है कि एचडीएफसी बैंक 2024 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 675 शाखाएं खोलने की योजना बना रही है। इसके बाद आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए प्रेस प्रमाणीकरण क्या है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ सहयोग करके अपने 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए प्रेस प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की गई है। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट सारथी लॉन्च किया है। ये क्या है? तो भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एचडीएफसी बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बीसी और बिजनेस फैसिलिटेटर्स बीएस को बैंक से जोड़ने के लिए अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी पेश किया है। स्मार्ट साथी जो है प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को अंतिम मील तक ले जाना है और देश के विकास में योगदान देना है। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट सारथी अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करना है। एचडीएफसी बैंक क्या है? भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसके बाद सार संक्षेप क्या है नियुक्ति इसका? एके जैन को पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष पद को लिए एके जैन को नियुक्ति किया गया है। यह दिसंबर 2020 में खाली है। रवनीत कौर और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 15 मई 2023 को रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला हैं और 5 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करेंगी। सीसीआई के पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्त का कार्यकाल पूरे होने के बाद अक्टूबर 2022 से यह पद रिक्त था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्ति क्या है? तो ये मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 15 मई 2023 को वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्ति किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष मनोज सोनी ने शपथ लिए। वहीं एक किसके यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं या अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी में नियुक्त किए जाने से पूर्व मनोज सोनी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात और महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। वे स्वतंत्र भारत में अब तक के सबसे युवा कुलपति रहे। पी कृष्णा भट्ट भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद पोलाव रापुर मल्लिकार्जुन प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक है। लोक उद्यम चयन बोर्ड पीएसबी ने सेंट्रल कोलफील्ड्स के सीएमडी पोलावरपु मल्लिकार्जुन प्रसाद को कोल इंडिया सीआईएल के अगले अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अनुशंसित किया गया है। प्रसाद एरावत सीएमडी प्रमोद अग्रवाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून 2023 को समाप्त हो रहा है। भारत मूल अजय बांगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति टीएस शिवगमनमन कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति टीएसएस शिवगनानम को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। न्यायमूर्ति शिवगनानम जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं, 31 मार्च 2023 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत
1862 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन नियुक्त। केंद्र सरकार ने 28 मई 2023 को सिद्धार्थ मोहंती को 2 वर्ष 29 जून 2024 तक की भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया है। अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसके बाद आपका आता है युद्ध अभ्यास। यह युद्ध अभ्यास ऑपरेशन ध्वस्त ये क्या है? ये संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ऑपरेशन ध्वस्त लॉन्च किया है। यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में कुल 129 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अल मुहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास ये क्या है? ये भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। अल मुहिद अल हिंद 2023 या हिंदी दूसरे संस्करण का समुद्री चरण है। 25 मई 2023 को सऊदी अरब के अल जुबैल में आयोजित किया गया है। इन जहाजों की यात्रा दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास के दूसरे संस्करण के बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे सल मुहद अल हिंदी 2023 रुपये के रूप में जाना जाता है। असम में बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत लाया गया था। जो असम में बाढ़ आता है इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? जल राहत। इसके बाद समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास क्या थे? भारत और इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास है। बस इतना लोग देखिएगा, इससे ज्यादा नहीं। 35वें इंडो थाई समन्वित पेट्रोल क्या है? तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 3 से 10 मई 2023 तक भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल इंडो थाई कारपैट को 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है? तो बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद आसियान भारत समुद्री अभ्यास क्या है 2023 का? तो आसियान इंडिया मैरीटाइम अभ्यास AIME 8 मई 2023 से सिंगापुर में आयोजित किए गए, जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज सतपुरा और दिल्ली ने भाग लिया है। IIMA 2023 का प्राथमिक लक्ष्य जो है भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करना है। स्वदेशी विध्वंस युद्धपोत इम्फाल ये भारतीय नौसेना के तीसरा स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल 28 अप्रैल 2023 को परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया है। दिवस मतलब 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बाय बायोडाइवर्सिटी जो COP 15 के परिणामों पर आधारित है। विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस 17 मई को है। विश्व दूरसंचार दिवस, जिसे अब विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस कहा जाता है। 1865 को 17 मई को दिन की ITU की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है। इनका जो थीम है परिवार और सांख्यिकी परिवर्तन। UN वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 ये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मई में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 13 मई प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। उसके बाद आपका आता है विश्व थैलेसीमिया दिवस का मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया जाता है। इसके बाद पुरस्कार आ जाता है। पर बुल्गारियन लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम्स
शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाया है। इसके बाद आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या है, तो यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी की सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये प्रधानमंत्री पीएम मोदी को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। फिजी के प्रधानमंत्री सत्वनी राबुका ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान द कम्युनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। जयंत नालिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और लॉस एंजलिस टाइम्स ने वर्ष पुलित्जर पुरस्कार जीता है। इसके बाद आपका था कोची बंदरगाह सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय 2022-23 के दौरान गैर इंटरनेट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्नआउट समय के लिए कोचिंग पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। मीरा सवाल को बाफ्टा प्लेसी क्या है, तो भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका मीरा सयाल को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा प्लेसी प्रदान किया गया। पुस्तक क्या है इसका, तो के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कामरेड की विमोचन की गई है। इस काम का मलयालम अनुवाद लेखक एस सीथारा करेंगे। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, ये नीति आयोग द्वारा। अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक लिखी है। अमिताभ कांत की अन्य पुस्तकें क्या क्या है इसमें, तो ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी और एडिटर ऑफ द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया। इसके बाद आपका आता है कुछ विविध देख लीजिए इसके, जैसे वाराणसी के LBI हवाई अड्डे में भारत का पहला रीडिंग लाउंज लाया गया है। ये कहाँ पर है, तो वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां रीडिंग लाउंज लगा है। इसके बाद लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम और एयर स्पेस प्रदर्शन 2023 हुआ है। कहाँ पर, तो मलेशिया में। 16वीं लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम और एयर स्पेस प्रदर्शन लीमा का आयोजन किया गया है। भारत के अपर सचिव रक्षा उत्पादन श्री टी नटराजन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल में इसमें भाग लिया था। लीमा ये 1991 में स्थापित और द्विवार्षिक रूप से आयोजित लीमा एशिया प्रशांत में सबसे बड़ी मेरीटाइम समुद्री और एयर स्पेस प्रदर्शनियों में से एक है। इसके बाद खेल जो है, मैग्नस कार्लसन ने 2023 सुपर वेट रैपिड एंड बिल्डर्स पोलैंड जीता है। 5 बार की विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने ग्रैंड चेस टूर जीएसटी के दूसरे चरण 2023 सुपर वेट रैपिड एंड बिल्डर्स पोलैंड का खिताब जीता है। मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने 24 मई 2023 को ग्रीस के कलिथिया में अंतर्राष्ट्रीय कूद मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के जेसविन एल्ड्रिन ने रजत पदक जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा गतका मार्शल आर्ट क्या है, तो पंजाब की पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका को 2023 अक्टूबर में गोवा में होने वाले
37वें राष्ट्रीय खेलों में 2023 में आधिकारिक रूप में शामिल कर लिया गया है। यह मार्शल आर्ट तलवार को धारण करता है तथा युद्ध कौशल और आत्मसंयम को छड़ी देता है। नेपाल ने एससीसी पुरुष प्रीमियर कप जीता है। नेपाल ने एससीसी प्रीमियर कप के फाइनल में यूएस को 7 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया है। गोल्डन ग्रापी 2023 भारतीय एथलीट सहेली सिंह ने 21 मई 2023 को जापान के योकोहामा में आयोजित महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रा प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में तीसरा स्थान प्राप्त करके कांस्य पदक जीता है। भाला फेंक के नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 मई 2023 को जारी भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। नीरज यह रैंकिंग प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है। नीरज चोपड़ा के इस रैंकिंग में 1455 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि एडरसन पीटरसन 1433 अंकों के साथ विश्व के दूसरे भाला फेंक में इनकी गिनती हो गई है। 5 मई उन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंककर दोहरा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। इसे वह नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर बने हैं। इसके बाद आपका आता है संघाई में विश्व तीरंदाजी कप में भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व तीरंदाजी कप 2023 संघाई में हुआ है। ये 16 से 21 मई तक आयोजित किए गए थे। इसके बाद आपका आता है इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। विश्व के नंबर 1 3 टेनिस खिलाड़ी रूस ने डेनियल मेदवेदेव को 21 मई 2023 को डेनमार्क के होल्गर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल जीता है। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने महिला सिंगल्स के फाइनल में यूक्रेन की एनेहिलिना किलिनिना को हराया है। हरियाणा सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी 2023 विजेता हुआ। हॉकी हरियाणा ने 14 मई 2023 को 11 दिवसीय टूर्नामेंट में फाइनल हॉकी झारखंड को 3-2 से हराकर 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर में संपन्न हुआ है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन 17 मई को ईटानगर में हुआ है। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इसमें 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। बोपल्ला प्रणीत भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बने। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सुमित मुखर्जी ने बीएफएमआई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कोलकाता के एक मेट्रो कर्मचारी सुमित मुखर्जी ने पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित हुआ है। देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद लियोनेल मेसी ने जीता लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का। प्रवीण चित्रवेल ने क्यूबा में ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 जीता। ये तो आपको इसके पहले ही बता चुके हैं। लूका ब्रेसेल ने जीता स्कूनर विश्व चैंपियनशिप का खिताब। किसने? बेल्जियम के स्कूनर खिलाड़ी लूका ब्रेसेल ने मार्क सेल्बी को हराकर अपना पहला विश्व खिताब जीता है। इसके बाद और लाइनर समसामयिका जो है अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, लंबा वीडियो भी हो गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।